कहानी एक तूफानी रात से शुरू होती है। नील नाम का एक आदमी कुछ पैसे लेकर एक बार पहुंचा। वह एक महिला से मिलना चाहता था जो तहखाने में रहती थी, लेकिन बार का मालिक बहुत गुस्से में था। उसने नील को बार से जूते से भगा दिया। मालिक परेशान था। उसने कुछ दवाई ली और अपना एक वीडियो बनाया। उस वीडियो में उसने कहा कि इस पुराने घर के तहखाने में एक खास किराएदार है। वह महिला इस घर से बंधी है और बाहर नहीं जा सकती। जिसके नाम पर घर होता है वह उस महिला का रक्षक बन जाता है। रक्षक का काम है कि वह महिला को बाहर न जाने दे। मालिक इस पूरी इमारत को जलाना चाहता था, लेकिन खुद आग में मर गया। फिर भी तहखाने का भूतिया रहस्य वहीं बना रहा। कुछ दिन बाद मालिक की रिश्तेदार आइरिस सब कुछ विरासत में पा गई। बार भी। आइरिस एक वकील के साथ बार आई। वकील ने बताया कि यह इमारत 400 साल से भी ज्यादा पुरानी है। आइरिस ने दीवारों पर पुरानी तस्वीरें देखीं, पुराने मालिकों की। फर्श पर जलने के निशान भी थे। आगे एक बंद लकड़ी का दरवाजा था। उसके पीछे तहखाना था। वकील ने आइरिस को एक पुराने कागज पर दस्तखत करने को कहा। आइरिस बेघर थी। उसे रहने की जगह चाहिए थी, इसलिए बिना सोचे दस्तखत कर दिए। पर उसे नहीं पता था कि अब वह उस रहस्यमयी महिला की रक्षक भी बन गई है। वकील ने उसे उसके पिता का एक वीडियो दिया। जब वह तहखाने के पास थी, उसे दरवाजे के पीछे से पैरों की आवाजें सुनाई दीं। दरवाजा बंद था। उसे चाबी के लिए अगले दिन तक इंतजार करना पड़ा। डर के मारे उसे लगा कि उसके पीछे कोई है। उसने फोन की टॉर्च चलाकर देखा, वहां नील था। आइरिस डर गई और खुद को बचाने के लिए एक बोतल पकड़ ली। नील ने जल्दी से कहा कि वह बुरा आदमी नहीं है। वह बस तहखाने में रहने वाली सुंदर महिला से मिलना चाहता था। नील ने कहा कि अगर वह महिला को देख पाए। आइरिस को यह सब सुनकर थोड़ा अजीब लगा। नील ने 4000 रुपए नकद निकाले और आइरिस से विनती की कि वह उसे मिलने दे। पैसे देखकर आइरिस ने सोचा और कहा, कल वह वापस आना। जब आइरिस के पास तहखाने की चाबी आ गई, तो उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त कैटी को फोन किया और उसे अपनी विरासत बाहर की दुकान के बारे में बताया। वे दोनों सोचने लगे कि शायद तहखाने में कुछ मजेदार चीज हो, जिससे उन्हें पैसे भी मिल सकते हैं। अगले दिन नील समय पर बार में आया। आइरिस ने चाबी निकाली और तहखाने का दरवाजा खोला। अंदर बिल्कुल खाली जगह थी। बस बीच में 2 खाली कुर्सियां रखी थीं। पीछे की दीवार में एक बड़ा अंधेरा छेद था। नील ने वहां आवाज लगाई, क्या कोई सेक्सी महिला है? बाहर आओ। असल में नील अपनी पत्नी को देखना चाहता था, जो 1 साल पहले मर चुकी थी। कैटी को डर लगने लगा और उसने आइरिस से कहा कि चलो यहां से। लेकिन आइरिस भी जानना चाहती थी कि छेद में क्या है। नील ने आइरिस से भी आवाज लगाने को कहा। जब आइरिस ने आवाज लगाई तो एक औरत छेद से बाहर निकली। उसने अपने सिर पर एक थैला बैग पहन रखा था। वह सीधा आइरिस के पास आ गई। डर के मारे आइरिस चिल्लाई और उसे दूर रहने को कहा। औरत तुरंत रुक गई और शांति से एक कुर्सी पर बैठ गई। फिर नील ने अपनी पत्नी की अंगूठी निकाली और उस औरत को दे दी। अचानक उस औरत ने अंगूठी खा ली। फिर वह जोर से मुर्गी जैसी आवाज करने लगी। नील घबरा गया और उसे कुर्सी से बांध दिया। कुछ देर में उसका शरीर अजीब तरह से हिलने लगा और उसकी उंगलियां इंसानों जैसी बन गईं। नील बहुत खुश हो गया, लेकिन जब उसने औरत के सिर से थैला हटाया तो वह डर के मारे कांप गया। वह उसकी पत्नी नहीं थी, बल्कि उसकी मां थी, जो 20 साल पहले मर गई थी। नील ने जब वह छोटा था तब अपनी मां को बाथटब में मरा हुआ देखा था। वह बहुत डर गया था और आज तक इस बात से दुखी था। उसकी मां चुप थी, फिर रोने लगी। अंधेरे छेद से पानी बहने लगा। उसकी मां ने सिर उठाया। उसकी आंखें काली हो गईं। फिर उसने नील को कहा कि उसकी मौत के लिए वही जिम्मेदार है। यह सुनकर नील का दिल टूट गया। उसकी मां ने नील से उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने को कहा। फिर उसका सिर अजीब तरह से घूम गया और उसके होंठ सिकुड़ गए, जैसे किसी को चूमने वाली हो। डर के मारे नील वहां से भाग गया। जब वह मुड़ा तो कुर्सी खाली थी। नील कुछ कर पाता उससे पहले ही उसकी मां फिर से सामने आ गई और उस पर झपट पड़ी। उसके मुंह से गंदा पानी टपक रहा था। आइरिस जल्दी से दौड़ी और चिल्लाई,
कि वह रुक जाए। फिर उसने जमीन से बैग उठाया और धीरे से उस महिला के सिर पर रख दिया। आयरिस के पापा ने पहले बताया था कि किसी भी बदलाव को 2 मिनट से ज्यादा नहीं चलने देना चाहिए, लेकिन नील डर के मारे यह भूल गया और इसी वजह से यह सब गड़बड़ हो गई। नील ने आयरिस से फिर कोशिश करने की बहुत मिन्नत की। उसने वादा किया कि इस बार कोई गलती नहीं होगी। आयरिस को समझ नहीं आया कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। नील की पत्नी तो पहले ही चली गई थी। मरे हुए लोग वापस नहीं आते, तो फिर कोशिश का क्या मतलब? नील ने कहा कि वह बस अपनी पत्नी को ठीक से अलविदा कहना चाहता है। बारह छोड़ने से पहले नील ने एक लिफाफा टेबल पर रख दिया जिसमें उसका घर का पता था। उसने आयरिस से कहा कि अगर वह मन बदल ले तो उससे संपर्क कर सकती है और पैसों की कोई कमी नहीं होगी। आयरिस ने कैटी के साथ बैठकर वह वीडियो देखा जो उसके पापा छोड़कर गए थे। अब आयरिस को समझ आ गया था, अगर समय सीमा से ज्यादा हो गया तो महिला आत्मा बहुत ताकतवर हो जाएगी। वह वार्डन, यानी उसे कंट्रोल करने वाले, के भी बस में नहीं रहेगी और सब कुछ अपने हाथ में ले लेगी। आयरिस के पापा ने भी कभी भागने की कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं भाग सके क्योंकि अगर कोई भागता तो उसे बहुत बुरी बीमारी हो जाती और फिर उसे वापस लौटना पड़ता। महिला आत्मा का एक ही मकसद था, आजाद होना। इसीलिए आयरिस के पापा ने चेतावनी दी थी कि कभी भी उस महिला को तहखाने से बाहर नहीं आने देना। पापा ने यह भी कहा था कि जब तक महिला ब्लैक होल, काले गड्ढे के बाहर नहीं निकलेगी, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आयरिस का दिल दुखी हो गया। उसने तहखाने की सीढ़ियों पर खड़े होकर सबको कहा कि कोई भी उस लाइन को पार नहीं करेगा। फिर वह ब्लैक होल के सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, अब मैं तुम्हारी मालिक हूं। मेरी आज्ञा के बिना तुम न तहखाना छोड़ोगी और न ही बाहर जाओगी। अगले दिन आयरिस नील के घर गई। नील ने उसे बताया कि उसके पापा पिछले 20 सालों से इसी से पैसे कमा रहे थे। आयरिस को लगा कि अगर वह नील की आखिरी इच्छा पूरी करने में मदद करेगी तो कोई नुकसान नहीं होगा। कैटी ने तहखाने का दरवाजा एक बड़े लोहे के डिब्बे से बंद कर दिया ताकि अगर दरवाजा खुले तो आवाज सुनाई दे। जब वे दीवार पर एक तस्वीर टांगने जा रहे थे, तभी वह तस्वीर अचानक गिर गई। उस फोटो में एक आदमी था जिसका नाम ऑटो था। ऑटो इस बिल्डिंग का पहले का मालिक था। कैटी ने इंटरनेट पर उसके बारे में पता किया और जाना कि ऑटो की जिंदगी बहुत दुख भरी थी। जैसे ही कैटी ने कंप्यूटर बंद किया, ऑटो अचानक बार में आ गया। कैटी डर गई और एक बल्ला उठा लिया, लेकिन अगले ही पल ऑटो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। नील को याद आया कि उनके पास सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। उसने जल्दी से कहा कि जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है। वो बोले, असल में नील अपनी पत्नी से बस अलविदा नहीं कहना चाहता था, बल्कि कुछ और जानना चाहता था। नील ने अपनी पत्नी पर शक किया था कि शायद उसकी जिंदगी में कोई और आदमी है, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। जब 2 मिनट पूरे हो गए, तब भी उसने किसी और का नाम नहीं लिया। नील हार मानने को तैयार नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी का चेहरा ठंडा और उदास हो गया। उसने नील से कहा कि अब वह उसके साथ नहीं रह सकती। सब कुछ गलत होता देख आयरिस ने महिला के सिर को ढकने की कोशिश की, लेकिन तभी कुर्सी तेजी से पीछे खिसक गई और तेज रोशनी के साथ एक जोरदार आवाज आई। महिला अचानक कहीं गायब हो गई। आयरिस दौड़कर गई और महिला का डरावना चेहरा देखा। महिला ने आयरिस को जमीन पर गिरा दिया और उसका मुंह ढकने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। थोड़ी राहत के बाद आयरिस तहखाने में अपने मरे हुए पिता से मिली। उसने पिता के चेहरे पर बने निशानों के बारे में पूछा, लेकिन जैसे ही वह बात करने लगा, उसने अपना चेहरा फाड़ दिया। उकच्छी से और एक बैग से ढका सिर दिखाया। आयरिस ने गुस्से में उसे पकड़ लिया और पूछा कि उसके पिता के साथ क्या किया। जितना वह जोर से पकड़ती, उतनी ही उसकी सांसें रुकती जा रही थीं। आखिर में आयरिस को उसे छोड़ना पड़ा। जब उसने सिर से बैग हटाया, तो उसने देखा कि वह खुद का दूसरा रूप था। तभी आयरिस डर के मारे जाग गई। उसे राहत मिली कि यह सब बस एक बुरा सपना था, लेकिन तब भी उसकी गर्दन के चारों ओर चाबियों का गुच्छा कसकर बंधा था। डर के मारे वह बाथरूम की ओर भागी, लेकिन सांस लेने में तकलीफ के कारण गिर गई। सौभाग्य से कैटी ने आवाज सुनी और दौड़कर उसकी रस्सी काट दी। यह पहली बार नहीं था कि आयरिस को ऐसे बुरे सपने आए थे। पुराने समय में एक महिला की ताकत को कम समझा था
और पेट्रोल डालकर उसे जलाने की कोशिश की थी, लेकिन वह महिला बहुत शक्तिशाली निकली। कैटी का मानना था कि ये बुरे सपने और गला घोंटना उस गलती की सजा है जो पैसे के लालच में की गई थी। फिर कैटी ने पुरानी तस्वीर में ऑटो के बगल में एक और आदमी को खड़ा देखा, वही वकील जिसने आयरिस से कागजों पर साइन करवाए थे। लेकिन ये तस्वीर 400 साल पुरानी थी। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह वकील अब भी जिंदा हो। ऐसा लग रहा था कि वकील का बस एक ही काम था, आयरिस से उस कागज पर साइन करवाना। केटी को सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। उसे लगा कि अब यहां से चले जाना ही ठीक रहेगा। लेकिन आयरिस कुछ और सोच रही थी। वह बोली, पता है कितने लोग इस घर के मालिक बनने का सपना देखते हैं। अगर मैं हार मान लूं तो ये बेवकूफी होगी। ऑटो के पुराने घर की तरफ चली गई। पुराने घर की छत के कमरे में उसे कई साल पुराने अखबार मिले। उसे लगा कि शायद इन्हीं अखबारों से ऑटो के बारे में कुछ पता चल सकता है, तो वह सारे अखबार लेकर लौट आई। उधर आयरिस भी सोच रही थी कि तहखाने में जो अजीब औरत थी वह आखिर है कौन। उसने अपने मरे हुए पापा की आत्मा को बुलाया। पापा हैरान थे और बोले, ये घर अभी भी कैसे खड़ा है? मैंने तो इसे जलाया था। उन्होंने कभी नहीं बताया कि वह औरत कौन थी और कहां से आई थी। आयरिस जानना चाहती थी कि उस औरत को कैसे रोका जाए, लेकिन पापा ने कहा, यह नामुमकिन है। अब जब तुमने उस कागज पर साइन कर दिया है तो तुम भी उस बुरे जादू में फंस गई हो। अब बस उसे रोकना छोड़ दो। तभी अचानक एक अलार्म बजा और आवाज आई, 2 मिनट में इसे जलाओ। आयरिस ने कागज जलाने की कोशिश की, लेकिन कागज जला ही नहीं। अब उसे सच में डर लगने लगा था। फिर केटी बार में लौटी और देखा कि आयरिस बाथरूम के फर्श पर बेहोश पड़ी थी। केटी ने जल्दी से एक तेल का दिया लेकर तहखाने की ओर बढ़ी। तभी एक अजीब और डरावनी औरत दिखी। उसके सिर पर बैग था। केटी डर गई। उसका दिया और अखबार नीचे गिर गया, लेकिन वह औरत हमला नहीं करती। उसने अखबार उठाया और उसे निगल लिया। फिर वह औरत ऑटो में बदल गई। ऑटो ने बताया कि वह 400 साल पहले इसी घर का पहला मालिक था। केटी ने सोचा कि अगर वह वकील को ढूंढ लेती तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऑटो ने कहा, इसका वकील से कोई लेना देना नहीं है। फिर उसने पूरी कहानी बताई। 400 साल पहले कुछ बुरे लोगों ने एक लड़की को पकड़कर अंधेरे में कैद कर दिया था। फिर धीरे धीरे लोग उस लड़की को भूल गए। कई सालों बाद उन्हीं लोगों की औलादों ने उसकी कब्र खोद निकाली और फिर से उसका गलत इस्तेमाल करने लगे। जितना ज्यादा वे उसे तकलीफ देते, वह उतनी ही ताकतवर बनती गई। आखिर में उस लड़की ने सबको खत्म कर दिया। बस एक पहरेदार बचा, ताकि वह दुनिया से बात कर सके। अब जो भी उस कागज पर साइन करेगा, उस पर भूत का जादू हो जाएगा। केटी को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसे आयरिस के लिए भी बुरा लगा। अगर वकील ने उसे घर के बारे में सच बताया होता तो शायद आयरिस कभी साइन नहीं करती। ऑटो को गुस्सा आ गया क्योंकि उसे लगा कि केटी घर की नई मालिक है। केटी भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन तहखाने का दरवाजा बंद हो गया। आयरिस बहुत हिम्मत से अंदर गई और जल्दी ही कैटी को ढूंढ लिया। लेकिन जब वे बाहर जाने वाले थे तो आयरिस से गलती से एक मिट्टी का बर्तन गिर गया। बर्तन कोई खास जगह पर रखा था, जैसे कोई पूजा की जगह हो। आगे बढ़ते ही आयरिस ने जमीन पर एक मरा हुआ शरीर देखा। जब उसने चेहरा देखा तो चौंक गई। वह खुद कैटी थी। फिर अचानक पीछे खड़ी कैटी असली नहीं थी। वह एक डरावनी औरत थी। औरत एक पल में गायब हो गई और दीवार पर उल्टी लटकती दिखी। आयरिस डर गई और वहां से भागने लगी। तभी नील आया और आयरिस को वहां से बाहर ले गया। कैटी की मौत से आयरिस बहुत दुखी हुई। उसे लगा कि अगर वह लालच में ना आती तो ऐसा नहीं होता। रात को फिर से तहखाने से नील की आवाज आई। नील उस डरावनी औरत से बात कर रहा था। वह कह रहा था कि उसने डीड लीज से मालिक बनने का कागज पर साइन कर दिया है और अब वह औरत उसकी बात मानेगी। नील अपनी मरी हुई पत्नी से मिलना चाहता था। फिर औरत ने अपना रूप बदला और नील की पत्नी बन गई। नील को उस दिन की याद आई जब उसकी पत्नी का एक्सीडेंट हुआ था। नील ने खुद माना कि उसने पत्नी की ड्रिंक में नींद की दवा मिला दी थी ताकि वे आराम से बात कर सकें। लेकिन पत्नी गुस्से में गाड़ी लेकर चली गई और एक्सीडेंट हो गया। यह सब बातें सुनकर आयरिस छत पर भाग गई। नील उसके पीछे दौड़ा।
गुस्से में आकर नील ने आयरिस का हाथ छोड़ दिया और वह इमारत से गिर गई। फिर नील आयरिस के शरीर को तहखाने में ले गया और उसका फोन भी एक कुर्सी पर रख दिया। जब डरावनी औरत ने आयरिस की आत्मा को खींच लिया तो आयरिस ने नील से पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। नील ने डीड फेंक दी और पूछा कि अब वह वार्डन, घर का मालिक, कैसे बनेगा। आयरिस ने कहा कि उसे धन्यवाद कहना चाहिए क्योंकि वह मरी नहीं थी। उसका नाम अभी भी डीड पर था, इसलिए वह अभी भी उस डरावनी औरत की मालिक थी। अचानक सब लाइट चली गई। फिर नील को एक बहुत बड़ी ताकत ने खींच लिया। आयरिस ने एक कुर्सी उठाई और नील को मार दिया। अब नील को सब समझ में आया जब से वे बार में गए थे। डरावनी औरत उनके दिमाग पर खेल कर रही थी। वह सबके अंदर की बुरी इच्छाओं को बढ़ा रही थी ताकि अपनी ताकत बढ़ा सके। धीरे धीरे वह सबसे बड़ी बन गई। आखिर में डरावनी औरत ने डीड को जला दिया और आजाद हो गई। यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है।